हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम जो कि 13 अप्रैल 2022 को हुआ है, उसकी आंसर की को समझने वाले हैं। इस आंसर की से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। एक तत्व X जिसे 207x82 के रूप में दर्शाया गया है, इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एज द एटम ऑफ द एलिमेंट X विच इज रिप्रेजेंटेड X 207x82। तो आइए देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन 82 है इसके अंदर, और न्यूट्रॉन में हम क्या करेंगे, 207 में से 82 को जब माइनस कर देंगे, 207 में से 82 को माइनस करेंगे तो 125 यहाँ पर न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जो पेपर दिया गया है थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर लग रहा है। ये कंपैरेटिवली लास्ट ईयर जो पेपर आए थे और जो ज़्यादा पोर्शन केमिस्ट्री का इसके अंदर आया गया है। सेकंड देखो, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, परंतु परमाणु दोनों ही होते, एक परमाणु में दोनों ही होते हैं, लेकिन उस पर कोई आवेश क्यों नहीं होता। सेकंड देखो, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और एल्युमिनियम के परमाणुओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में ए है और बी है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए फर्स्ट में, क्योंकि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं और विपरीत बराबर आवेश होने के कारण परमाणु आवेश रहित हो जाता है। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं और इक्वल होने के कारण दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए जो परमाणु है वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो आवेश रहित होता है। इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहा गया है, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और एल्युमिनियम, और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में, फिर सोडियम में, हीलियम में और हाइड्रोजन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समस्थानिक का युग्म है। विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोटोप। यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं, इसमें हमें आइसोटोप देखना है। सेकंड पूछा गया है कि क्या समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर एंड डू आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड वाई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो 209x84 और 210x84, इनमें क्या होगा, फर्स्ट का ये क्या है, दोनों समस्थानिक है, आइसोटोप हैं। और यस, आइसोटोप में क्या होती है, रासायनिक जो है वो सेम होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, संयोजकता जो वैलेंसी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए इनके रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या, इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। समुदाय में डेंगू किस तरह से फैलता है। वाई पेनिसिलिन कैन नॉट बी यूज एज क्योर डेंगू। हाउ डेंगू फीवर स्प्रेड इन द कम्युनिटी। देखते हैं आंसर इसका। तो देखो आंसर क्या है, डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। जबकि जो हम कहेंगे डेंगू वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ है। और उसके बाद समुदाय में डेंगू मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। तीव्र और दीर्घ रोगों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, स्पष्ट कीजिए। Between acute and chronic disease, which one is the more harmful? Explain. How can we prevent non-communicable disease? हम असंक्रामक रोगों से किस तरह से बच सकते हैं। तो देखो दीर्घ रोग क्या होते हैं, ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इनकी मेडिसिन लंबे टाइम तक चलती है। तीव्र रोग जो होते हैं जल्दी से आते हैं, जल्दी से खांसी जुकाम है, 3 दिन में आया, ठीक हो गया। लेकिन जो दीर्घ रोग है वो लंबे समय तक, डायबिटीज़ हो गया, ये सब लंबे समय तक चलते हैं। और असंक्रामक रोगों को हम हेल्दी फूड्स खाकर हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या कहा गया है, दीर्घ रोग अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये रोगी इसको तकलीफ देते हैं और इसका इलाज भी काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और असंक्रामक रोग इसका और वाला है। असंक्रामक रोग, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए और 8 घंटे की अच्छी पूरी नींद लेनी चाहिए। इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम जो असंक्रामक रोग है उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक 10 kg के रोबोट को मंगल ग्रह तक की सतह पर भेजा जाता है, जहां g का मान 3.70 है। इसका मंगल पर और पृथ्वी पर द्रव्यमान और भार कितना होगा। तो देखो द्रव्यमान तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। द्रव्यमान दोनों में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। भार के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस गुरुत्वीय त्वरण से और इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा भार निकल आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रयोग के द्वारा समान ऊंचाई की 2 अलग अलग इमारतों में समान आकार की 2 गेंदें ए और बी गिराई जाती है, जहां पर ए ध्रुव पर और बी विषुवत वृत्त पर है।
इनमें से कौन सी गेंद जमीन पर जल्दी पहुंचेगी? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टू बॉल ए एंड बी एंड सेम साइज मास ड्रॉप्ड एंड द फ्रॉम डिफरेंट बिल्डिंग टू सेम हाइट वेयर building A are located in poles and B are equator. Which ball are reached the ground first and why? तो देखो A पर जो होता है G की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हम पोल्स पर जो कहे, पोल्स पर जो G की वैल्यू होती है ज़्यादा होती है, जबकि जो इक्वेटर है वहाँ पर G की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जहाँ पर G की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बॉल क्या होगी? पहले आकर गिरेगी, पहले ज़मीन पर आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बॉल पहले आकर गिरेगी क्योंकि पोल्स पर G की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो कुछ आंसर समझा रही हूँ तो आप उनसे आंसर लगा लीजिएगा इनका। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है इसके अथवा में, इनमें से किसका मान 0 हो सकता है, जी या जी? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव 0 वैल्यू? तो जी की कभी भी 0 वैल्यू नहीं आती, जी जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। बताइए कि दिए गए युग में गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा या असमान? कारण लिखिए। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। Will the force of gravitational between following pair of the same and different give reason अर्थ एंड सन एंड अर्थ एंड मून? तो देखो अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कहा गया है। जिज्ञासा के एक कंटेनर में 5 मोल ऑक्सीजन गैस ली और ज्ञान ने समान भार वाले दूसरे कंटेनर में 5 मोल ओजोन गैस ली। ऑक्सीजन O2 होता है और जो ओजोन होता है वो O3 होता है। इसमें से किसका कंटेनर भारी है और कितना? ऑक्सीजन के 5 मोल में उसके कितने परमाणु होते हैं? एक रसायनज्ञ द्वारा अपना प्रयोग पूरा करने पर 8 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु की आवश्यकता होती है, लेकिन आप एक ऐसा उपकरण लो जो केवल मोल मात्रा के परमाणु को माप सकता है। अपना प्रयोग पूरा करने के लिए उसे कितने मोल चाहिए? एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं हम इसको क्वेश्चन को। फर्स्ट देखो क्या कहा गया है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे इसके अथवा में क्वेश्चन है वो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है। जिज्ञासा टुक 5 मोल ऑक्सीजन गैस कंटेनर, ज्ञान ऑल्सो 5। देखो जिज्ञासा ने भी 5 मोल ऑक्सीजन लिया, उसने 5 मोल ओजोन लिया है, तो किसका हैवियर होगा? सेकंड में क्या कहा गया है, नाइट्रोजन प्रेजेंट 5 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एक एक्सपेरिमेंट है। तो आइए करते हैं फर्स्ट 8 क्वेश्चन का आंसर। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास और मोलिकुलर मास। तो देखो फर्स्ट ऑक्सीजन का है और ओजोन का है। जब ऑक्सीजन का मोल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 170 आ जाएगा, और जब ओजोन का निकालेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया था कि Mg और Cl, इसमें हमें क्या करना है, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड जो पार्ट था उसमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखते हैं कि देखो कंटेनर ऑक्सीजन इज हैवियर देन O2। हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया कि ऑक्सीजन जो ओजोन का जो कंटेनर है वो हैवी होगा। 1 मोल कंटेन 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सी में देखिए 1 मोल कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, ही नीड ओनली 8 ग्राम एटम्स को कितने ग्राम चाहिए, 8 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ जाएगा, 0.5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके और में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनों का उल्लेख करना। ये 3 हमें दिए गए हैं, MgCl2, A2O3 एंड सोडियम नाइट्रेट। इसमें हमें आयनों का क्या करना है, आयनिक कंपाउंड हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो सबसे पहले Mg+2 और 2Cl माइनस हो जाएगा, 2Al3+ एंड 3O2 हो जाएगा, NaNO3 में Na+ और NO3 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्या कहा गया है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और भी अभिक्रिया अभिकारक हैं और CDE बने उत्पाद हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिया गया है इतना इतना, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू चेक कर लेंगे कि उत्पाद और अभिकारक की वैल्यू अगर सेम है तो ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। उसके बाद देखो इसका बी पार्ट में क्या कहा गया, 24 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, 40 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 3 ग्राम मैग्नीशियम को 20 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कितना बनेगा। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखो जो फर्स्ट में तो येस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखते हैं, Mg+O2 4 ग्राम, तो 24 16 कितना हो जाएगा, 1 मोल MgO। अब 1 मोल और हाफ मोल ऑक्सीजन कितना होगा, MgO बनाएगा। तो 3 Mg और 20 Mg कितना करेंगे, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र आपको लिखने हैं। क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड फॉर्मूला लिखना है, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। देखो 10th का आंसर हो जाएगा ZnSO4, AlOH थ्राइस और Na2CO3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका यहाँ पे लिया गया है कि अथवा में इसके और में दिया गया है निम्नलिखित जो यौगिक है या यौगिकों के रासायनिक नाम के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें नाम दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। देखो इंग्लिश में देखते हैं, द केमिकल नेम्स एंड द कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, 2 गुना 12 प्लस 16 की 13, तो देखो 48 प्लस 14, इसको जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 62 हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 32 34 आ जाएगा, H2S है ये, ठीक है। और थर्ड में 24 32 46 जब हम करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 120 हमारा यहाँ पर तीनों का आंसर आ जाएगा। ये ए है, बी और सी। इनके नाम एक बार देख लेते हैं। देखो क्या नाम था, एक तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम 11th क्वेश्चन में। एक सेकेंड, 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स वाई जेड दी गई है, ये है एक्स, ये वाई एंड जेड दी गई है, इनकी परमाणु संरचना दी गई है, इनमें से कौन सा धातु है कौन सा धातु, उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे आंसर जेड जो है वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। उसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनकी वैलेंसी बतानी है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी, फर्स्ट की संयोजकता हो जाएगी 3, सेकंड की संयोजकता हो जाएगी 2, और लास्ट की संयोजकता, इसकी भी कितनी संयोजकता हो जाएगी, 2 संयोजकता हो जाएगी। एक बार देखते हैं इसका आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड की संयोजकता कितनी हो जाएगी, क्लोराइड हो जाएगा, तो 2 सॉरी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। तो ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। 2 kg 4 kg की 2 वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा यदि वे 1 मीटर दूरी पर रखी गई हो। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द फोर्स ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट 2 kg एंड 4 kg केप्ट इन अ पार्ट ऑफ द ईच अदर। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो देखो किस तरह से हम f की वैल्यू निकालेंगे, g m1 m2 r2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 53.36 इंटू 10 की पावर -11 आ जाएगा। अब इसका गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो देखते हैं। तो देखो नियम में क्या कहा गया है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, 13 में क्या कहा गया है, आपने किसी दीवार को अत्यधिक बल से धक्का दिया लेकिन दीवार और अपनी स्थिति से विस्थापित नहीं हुई है। इस स्थिति में आपने कितना कार्य किया, स्पष्ट कीजिए। 20 मीटर गहराई में एक कुएं में 10 kg की मात्रा पानी की बाल्टी खींचने पर कितना कार्य किया गया, और एक बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण लिखिए। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा, 0। जब आपने बहुत काम किया लेकिन उसका रिजल्ट 0 है, कोई लगा ही नहीं, तो काम कितना हो जाएगा, 0। सेकंड में mgh करके आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है। इसमें देखो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें इसका आंसर देखो। फर्स्ट में क्या है, इस चार्ट के माध्यम से क्या समझाना चाहता है, संक्रामक रोगों के बारे में समझाना चाहता है, कम्युनिकेटेड जो डिजीज होती है उनके बारे में। सीधे संपर्क में आने वाले 2 रोगों के नाम देखो, खांसी जुकाम हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, ये सब क्या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। एक व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है, दूसरा तपेदिक से, इन दोनों में से कौन से रोगों को संक्रामक अधिक संवेदनशील होगा। और इसके सी में एक ऑप्शन दिया गया है कि जैसा कि आप चाहते हैं, महामारी के बाद स्कूल बंद हो गए थे, संक्रामक रोगों से बचने के लिए आप क्या क्या सावधानी देखेंगे। इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे। What does the teacher want to explain this chart? Name the 2 diseases transmitted through the direct contact a person from HIV, AIDS and the tuberculosis. Which is the more cure and disease more prone to the other? सी का ऑप्शन देखो, स्कूल हैव जस्ट ओपन आफ्टर द पेंडेमिक, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, क्या हमें लेने चाहिए प्रिकॉशन। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम, संक्रामक रोगों के बारे में, किसके बारे में बताया जा रहा है, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उसके बारे में। खांसी जुकाम टीबी ये सब क्या है, जो संक्रामक रोग है जो इजीली फैलते हैं। देखो एड्स से संक्रमित व्यक्ति की अन्य रोगों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि एड्स से जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अथवा में था कि किस तरह से बचा जा सकता है, अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, खाना पानी एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। अब है 15 और लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए 30 मीटर की ऊंचाई की इमारत पर ए बिंदु 20 kg का पत्थर रखा है और इस पत्थर को गिराया जाता है, तो पत्थर ए की स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम होगी। पत्थर ए की स्थिति पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। मैक्सिमम आप यहाँ पे लिख देंगे
इंग्लिश में भी रीड कर दूंगी। किन स्थितियों पे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो पत्थर की स्थितिज ऊर्जा तो ए पॉइंट पर जब से यहाँ पे रखा जाएगा और जब ये मूव कर रहा है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जमीन से टकराने से पहले पत्थर का वेग परिकलित कीजिए, तो इसको वी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इंग्लिश में एक बार रीड कर लेती हूँ। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, हम ए पर क्या होगी, यहाँ पर जब ए पर है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, विच ए यहाँ पर आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब मूव करता होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। द स्टेट लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की जो एनर्जी है वो कभी भी क्या है, नष्ट नहीं होती है, एक से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्री फैन, जब किसी को ऊपर से फ्री एकदम फेंका जाता है, गिराया जाता है, तो उस समय जो उसमें एनर्जी होती है उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। एकदम मतलब किसी भी रस्सी को आप एकदम घेर दोगे, किसी पत्थर को घेर दोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं या मुक्त पतन कहते हैं। तो ये हमारी आंसर की थी। बहुत ही जल्द ऑफिशियल आंसर की भी आप लोगों के लिए मैं ले आऊँगी, उसका भी वीडियो बना दूंगी। तो इसी तरह के आंसर की के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।